तो आज का हमारा टॉपिक है GUI विंडो के घटक। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टमों में हम एक समय में एक ही फुल स्क्रीन विंडो उपयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार यदि आपका काम एक ही समय पर बहु बड़ी विंडोज़ के साथ हो तो आपको लगातार विंडोज़ को छोटा बड़ा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ताकि आप सभी विंडोज़ को एक साथ ही एक ही स्क्रीन पर देख सकें। दूसरी ओर यदि आपको एक साथ बहुत से विंडोज़ खोलने हो तो उन्हें व्यवस्थित करना या उनके बीच स्विचिंग करना बहुत ही कठिन काम है। लिनक्स इस समस्या का शिकार नहीं है। बहु ग्राफिकल स्क्रीन प्राप्त करने के अलावा एक ही ग्राफिकल स्क्रीन पर आप कई वर्कस्पेस प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक वर्कस्पेस लॉजिकल मॉनिटर की तरह होता है जिस पर आप विंडोज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक ही समय पर विभिन्न वर्कस्पेस फुल स्क्रीन विंडोज़ खोल सकते हैं। यदि हम कई विंडोज़ एक साथ खोलते हैं तो हमें उनके प्रकार या उपयोग के अनुसार उनको ग्रुपों में बांटना पड़ेगा ताकि सभी विंडोज़ एक ही वर्कस्पेस पर न खुलें। आकृति 6.11 में उबंटू विंडोज़ के अलग अलग घटकों को दर्शाया गया है, जैसे कि मेनू बार, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, टाइटल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, टूल बार, स्टेटस बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये सारे उबंटू विंडो के घटक हैं। एक विंडो सामान्यतः स्क्रीन पर रनिंग प्रोग्राम दर्शाती है। हालांकि बिना एसोसिएट विंडो के द्वारा भी रनिंग प्रोग्राम जिसमें बहु विंडोज़ खोल दिए गए हैं। विंडो के ऊपरी भाग में टाइटल बार होता है जो हमें पता है, जिसमें उसके और कुछ बटन्स होते हैं जैसे कि मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। ये टाइटल बार पर होते हैं। उसमें सामान्यतः बॉर्डर होते हैं। विंडो के बॉटम में स्टेटस मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए स्टेटस बार भी होता है। यदि विंडो में रही विषय वस्तु की चौड़ाई मौजूदा विंडो से ज़्यादा होती है और पूर्ण रूप से नहीं समाती, उसके बॉटम में अपने आप समक्षैतिज स्क्रॉल बार आ जाता है जो कंटेंट को समक्षैतिज देता है। कुछ लैपटॉप ट्रैकपैड पर एक समक्षैतिज स्क्रॉल रीजन प्रदान करते हैं जो समक्षैतिज स्क्रॉल बार को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार यदि विषय वस्तु विंडो की लंबाई की ऊंचाई की तुलना में ज़्यादा लंबी होती है और स्क्रीन में पूरी तरह नहीं समाती तो उसके दाईं ओर अपने आप एक ऊर्ध्व स्क्रॉल बार आ जाता है जो वस्तु को ऊपर से नीचे करने में उपयोगी होता है। ओके, तो जब पूरी स्क्रीन पर जो भी हमारा कंटेंट होता है वो अच्छे से पूरा दिखाई नहीं देता है बिकॉज उसकी लंबाई बहुत स्क्रीन से ज़्यादा होती है, तो अपने आप राइट साइड पर एक स्क्रॉल बार आ जाता है। वो स्क्रॉल बार को हम ऊपर नीचे करेंगे तो हम पूरे कंटेंट को इजीली स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब माउस में रहा हुआ स्क्रॉल व्हील रोटेट करते हैं वह स्क्रॉल बार को ऑपरेट करता है। लैपटॉप के ट्रैक पैड पर रहा हुआ ऊर्ध्व स्क्रॉल रीजन भी इस स्क्रॉल बार को ऑपरेट करता है। लिनक्स और लिनक्स जैसे सिस्टमों में 3 बटन माउस होता है जिसमें एक लेफ़्ट माउस बटन, दूसरा राइट माउस बटन और तीसरा मिडल माउस बटन होता है। कुछ माउस में 3 बटन होते हैं जबकि कुछ अन्य माउस में स्क्रॉल व्हील को मिडल माउस बटन की तरह दबाते हैं या घुमाते हैं। जो हम रेगुलर माउस यूज़ करते हैं उसमें यही होता है, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और मिडल में होता है स्क्रॉल व्हील, वो हम थर्ड बटन की तरह यूज़ करते हैं। यदि आपके माउस में इनमें से कोई विकल्प नहीं होते हैं या आपके पास ऐसा लैपटॉप है जिसमें कोई मिडल बटन या स्क्रॉल व्हील नहीं होता है, आप दोनों लेफ़्ट और राइट बटनों को दबाकर मिडल क्लिक कर सकते हैं। जबकि कई बार जब लिनक्स में 3 बटन माउस नहीं होता है तब अपने आप यह 3 बटन माउस सिमुलेशन संभव हो जाता है। सिवाय कुछ विशेष केसेज मामलों में हमें इसे संभव बनाना पड़ता है। लिनक्स वातावरण में मिडल क्लिक के कई उपयोग होते हैं। कुछ विंडोज़ की साइज़ बदली नहीं जा सकती है। अधिकांश विंडो की साइज़ कद बदली जा सकती है। कोई भी व्यक्ति माउस पॉइंटर को किसी भी बॉर्डर या कोने में घुमा सकता है लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके।
तो और लेफ़्ट माउस बटन को हम प्रेस करके माउस पॉइंटर को किसी भी बॉर्डर पर या कोने में हम स्क्रीन के घुमा सकते हैं। जब माउस पॉइंटर का शेप बदल दिया जाए, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके मीन्स बटन को दबाए रखकर माउस को खिसका करके, ड्रैग करना मतलब बटन को प्रेस करके ही रखते हैं और उसको खिसका करते हैं मतलब ड्रैग करते हैं, विंडो की साइज़ को बदला जा सकता है। उसी प्रकार से माउस बटन को टाइटल बार पर प्रेस करके विंडो को स्क्रीन पर घुमाया जा सकता है और जब माउस पॉइंटर आकार बदले तब ड्रैग हम कर सकते हैं। अधिकांश लोगों का डिस्प्ले होता है, इसलिए लिनक्स मल्टीपल मॉनिटर को सिंगल सिस्टम के साथ सपोर्ट करता है और अधिकांशतः उपयोगकर्ता मल्टीपल विंडोज़ का उपयोग करते हैं। इसके लिए स्क्रीन स्पेस की असरकारक व्यवस्था तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। जब आवश्यकता पड़ने पर विंडोज़ की ऑप्टिकल पोजीशन और विंडोज़ के बीच स्विचिंग होता है। उबंटू में विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और सम क्षैतिज मैक्सिमाइज़ भी हम कर सकते हैं या दोनों दिशाओं में मैक्सिमाइज़ हम कर सकते हैं, जिसमें वह पूरा डेस्कटॉप क्षेत्र रोक लेती है। सिस्टम मेनू में ये सभी विकल्प उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आपको आकृति 6.12 में दिखाया है सिस्टम मेनू। उसमें कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मूव, रिसाइज, ऑलवेज ऑन टॉप, ऑलवेज ऑन विजिबल वर्कस्पेस, ओनली ऑन दिस वर्कस्पेस, मूव टू वर्कस्पेस राइट, मूव टू अनदर वर्कस्पेस एंड लास्ट है क्लोज। तो इस कार्य के लिए 3 बटन भी दिए होते हैं, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज स्लैश रिस्टोर बटन और तीसरा है क्लोज बटन। तो मिनिमाइज और रिस्टोर बटन, यदि विंडो दोनों दिशाओं में मैक्सिमाइज न की जाए तो ये बटन मैक्सिमाइज की तरह कार्य करता है, अन्यथा यह उसको मूल साइज में रिस्टोर करता है। और क्लोज बटन का यूज़ तो आपको पता ही है कि जो संबंधित प्रोग्राम है, जो आपने प्रोग्राम ओपन किया है, उसको बंद करने के लिए आप क्लोज बटन का यूज़ करते हैं। ये बटन विंडो के टाइटल बार में 3 राइट मोस्ट बटन होते हैं, राइट साइड पर होते हैं। ओके, पिछले वर्जन संस्करण में तेज़ी से पहुंचने के लिए उन्हें लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में रखा गया था, परंतु अरेंजमेंट बदलना संभव है। सिस्टम मेनू का उपयोग करके भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना संभव है, जो आकृति 6.12 में आपको सिस्टम मेनू में दर्शाती है। कोई भी सुपर प्लस डी, ये की है सुपर प्लस डी, उसको प्रेस करके मिनिमाइज कर सकता है और फिर से सुपर प्लस डी को प्रेस करके विंडोज़ को रिस्टोर कर सकता है। यदि आपके कीबोर्ड पर सुपर प्लस डी की नहीं है तो आपको कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डी को प्रेस करना होगा। लिनक्स हमको इन शॉर्टकट कीज़ को व्यू और मॉडिफाई करने की अनुमति प्रदान करता है, मीन्स हमें परमिशन देता है। 10.10 तथा 10.10 तक के उबंटू संस्करणों ने डिफ़ॉल्ट से डेस्कटॉप GNOME2 का उपयोग किया। बाद के संस्करण ने डिफ़ॉल्ट से नए यूनिटी डेस्कटॉप का उपयोग किया है। हम इसके लोअर पैनल GNOME2 इंटरफेस में रहे रिप्रेजेंटेशन को क्लिक करके किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम पर जा सकते हैं। हम बारी बारी से अल्टर प्लस टैब को प्रेस कर सकते हैं, जो सभी ओपन विंडोज़ के छोटे वर्जनों को डिस्प्ले करता है। अल्टर को रिलीज़ किए बिना टैब को तब तक दबाए रखें जब तक इच्छित प्रोग्राम हाईलाइट नहीं हो जाता। उसके बाद अल्टर की को रिलीज़ कीजिए। तो आपको अल्टर की को रिलीज़ किए बिना टैब की को तब तक दबाना, आपको कोई भी प्रोग्राम चाहिए, इच्छित प्रोग्राम है आपका, वो हाईलाइट नहीं होता तब तक आपको टैब की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको अल्टर की को रिलीज़ करना है। यदि हमारे पास अच्छे और ज़्यादा ग्राफिक्स कैपेबिलिटी वाली मशीनें हो तो इन विंडोज़ संबंधी ऑपरेशन को 2D और 3D प्रभावों के साथ आकर्षक रूप से परफॉर्म कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स के लिए कंपाइज विंडोज़ मैनेजर का उपयोग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिनक्स टर्मिनल। GUI के साथ काम करते समय कुछ कमांड टाइप करने के लिए या कुछ स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम CLI का उपयोग करना ज़रूरी समझते हैं।
हमारे पास हमारे डिस्पोजल के लिए 6 टेक्स्ट स्क्रीन है, परंतु वे प्लेन है। टोटल हमारे पास 6 टेक्स्ट स्क्रीन है। ओके, हम एक्स टर्म मीन्स जिसे टर्मिनल भी कहते हैं, तो एक्स टर्म का उपयोग करके भी CLI को ग्राफिकल मोड में प्राप्त कर सकते हैं। एक्स टर्म टेक्स्ट मोड टर्मिनल का ग्राफिकल इम्यूलेटर है। वह स्टैंडर्ड टेक्स्ट मोड स्क्रीन पर कई संवेदन प्रदान करता है, जैसे कि मल्टी कलर डिस्प्ले। कई टेक्स्ट मोड टर्मिनलों में भी ये सुविधा होती है, मल्टी कलर डिस्प्ले। तो ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चयन मीन्स चूज़ करने की कॉपी करने तथा टर्मिनल में पेस्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए यदि हमें वेब पेज पर या मैनुअल में कोई कॉम्प्लेक्स कमांड मिले तो हम उसे आसानी से कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हैं। टीडीएस और एरर प्रोन रीटाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम तुलना, कॉपी पेस्ट इत्यादि करने के लिए स्क्रीन पर एक साथ 2 टर्मिनल विंडोज़ भी ला सकते हैं। एक टर्मिनल पर काम करते समय यदि किसी कमांड का विकल्प भूल जाते हैं तो हम ऑनलाइन मैनुअल में उस कमांड को देखने के लिए दूसरा टर्मिनल खोल सकते हैं। टर्मिनल हमें एक सीमा तक माउस का उपयोग करने की अनुमति देता है और यह आकृति 6.30 में टर्मिनल विंडो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, शो किया गया है। तो ये है आकृति 6.13 टर्मिनल विंडो। नेक्स्ट टॉपिक है होम निर्देशिका। उबंटू में हर उपयोगकर्ता के पास होम निर्देशिका होती है। एक टिपिकल निर्देशिका जिसमें उपयोगकर्ता का नाम वैसा ही होता है जैसा होम निर्देशिका में होता है। उपयोगकर्ता को किसी भी फाइल पर या किसी भी होम निर्देशिका के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का पूरा अधिकार होता है। सामान्यतः किसी की होम निर्देशिका किसी दूसरे उपयोगकर्ता को नहीं पहुंचाई जा सकती है। उपयोगकर्ता अपना पूरा कार्य अपनी होम निर्देशिका में स्टोर कर सकता है। उपयोगकर्ता को होम निर्देशिका का उपयोग उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत पसंदगी और पसंद नापसंद जो केवल उसी की है, न कि पूरे सिस्टम की, उसे स्टोर करने के लिए होता है। और आकृति 6.10 में GUI टिपिकल होम निर्देशिका का स्वरूप भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट है उबंटू में उपयोगकर्ता के प्रकार। जैसे कि लिनक्स एक सुरक्षित जानकारी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, विविध उपयोगकर्ताओं को विविध ऑपरेशन करने का अधिकार दिया जाता है। उपयोगकर्ता केवल वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिनके लिए वे अधिकृत होते हैं। जैसे कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के अधिकार भिन्न भिन्न होते हैं। उपयोगकर्ताओं की 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे पहली है सुपर उपयोगकर्ता। हर लिनक्स सिस्टम में सुपर उपयोगकर्ता होता है जिसे मूल कहा जाता है, जिसको किसी भी सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन करने का पूरा अधिकार होता है। यद्यपि सुपर उपयोगकर्ता की तरह लॉगिन और कार्य करना अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि वह सिस्टम के लिए कभी भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए आप स्थायी रूप से भूल से कुछ महत्वपूर्ण फाइल या निर्देशिका डिलीट कर सकते हैं, जिससे पूरा सिस्टम अनुपयोगी मीन्स निकम्मा बन सकता है। सुपर उपयोगकर्ता लॉगिन से जुड़े इस प्रकार के खतरों के कारण डिफ़ॉल्ट से आधुनिक लिनक्स सिस्टमों में सुपर उपयोगकर्ता खाता लॉक कर दिया गया है। मीन्स कोई भी सुपर उपयोगकर्ता की तरह लॉगिन नहीं कर सकता है। दूसरी कैटेगरी है सामान्य उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता का दूसरा प्रकार सामान्य उपयोगकर्ता का है। ये उपयोगकर्ता सामान्य सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और उन्हें केवल अपनी होम निर्देशिका में सुधार करने का अधिकार होता है। ये सिस्टम की कुछ बाबतों को पर्सनलाइज या कस्टमाइज कर सकते हैं, किंतु ये सब बातें केवल उनकी होम निर्देशिका में स्टोर होगी और सिर्फ उन पर ही लागू होगी, न कि सिस्टम के अन्य उपयोगकर्ताओं पर। वे दूसरे उपयोगकर्ताओं की होम निर्देशिका को नहीं देख सकते हैं और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। वे ग्लोबल लेवल पर कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता की तीसरी श्रेणी एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोगकर्ता की है। बिना सोचे समझे नुकसान को रोकने के लिए ये उपयोगकर्ता भी सामान्य उपयोगकर्ता की तरह ही होते हैं। जब उन्हें
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन CLI में परफॉर्म करना होता है तो वे या तो सूडो कमांडो के साथ टेक्स्ट मोड कमांडो के लिए G के सूडो ग्राफिकल मोड कमांडो के साथ प्रोग्राम का संचालन करते हैं। इन कमांडो का जब पहली बार उपयोग होता है वे सुरक्षा के तौर उपयोगकर्ता का पासवर्ड मांगते हैं और लगभग 15 मिनट तक उसे याद रखते हैं, जिसके बाद वे फिर से पासवर्ड मांगते हैं। तब वे चेक करते हैं कि उपयोगकर्ता सचमुच एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोगकर्ता है या नहीं। यदि उपयोगकर्ता सचमुच एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोगकर्ता होता है तो निर्देशित प्रोग्राम सुपर उपयोगकर्ता के अधिकारों की तरह ही चलता है, अन्यथा एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाता है। सूडो या G के सूडो कमांडो के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोगकर्ता भी सामान्य उपयोगकर्ता की तरह ही होता है। सूडो या G के सूडो में लॉक किए हुए दोनों सफल या असफल प्रयत्न लॉग फाइल में होते हैं, जिन्हें देखकर एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोगकर्ता के लिए नए कार्य का पता चलता है। GUI से डायरेक्ट चालू किए गए ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रामों में भी पासवर्ड मांगा जाता है और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अधिकृत है या नहीं इसकी जांच की जाती है। सामान्य उपयोगकर्ता को सूडो या G के सूडो के साथ कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। ये उपयोगकर्ता केवल नियमित एप्लीकेशंस के साथ ही कार्य कर सकते हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन कार्यावली सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है सहायक बनना। नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए सहायक की ज़रूरत पड़ती है। उबंटू GUI के आसानी से उपलब्ध डॉक्यूमेंटेशन के साथ बंधा हुआ है। CLI मोड के अधिकतर कमांड वह CLI से ऑनलाइन मैनुअल पर सीधे उपलब्ध कराता है। इसके अलावा वेब पर विशाल सपोर्ट उपलब्ध है, हालांकि कैनोनिकल की टीम द्वारा प्राप्त सपोर्ट धंधाकीय होता है क्योंकि वह उनकी आय का मुख्य स्रोत है। इसके ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन देय उबंटू उपयोगकर्ता समुदाय भी सहायता करने को तत्पर रहता है। ऑफिशियल उबंटू या समुदाय सपोर्ट के कुछ उदाहरण यहाँ पर नीचे दर्शाए गए हैं, जो यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट दी गई है और इसके 4 एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा डिस्कशन फॉर्म्स, वेबसाइट और ब्लॉग साइट्स एक बड़ी तादाद में कमेंट्स, डिस्कशन सेशंस, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, ट्यूटोरियल्स, परिचय और संदर्भ साहित्य इत्यादि उपलब्ध कराती है। अधिकांश समस्याओं का समाधान हम सर्च इंजन और थोड़े से धैर्य से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी समस्याओं को सही फॉरम में योग्य तरीके से पोस्ट करते हैं तो कई उदार और अनुभवी व्यक्ति हमारी सहायता के लिए आगे आते हैं। उबंटू भी अपनी वर्तमान अवस्था को व्यापक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। हाल ही में मार्क शटलवर्थ ने घोषणा की है कि उबंटू 14.04 टीवीज, इंटरनेट, स्मार्टफोन और टैबलेट्स पर कार्य करेगा। अभी उबंटू टीवी और उबंटू के लिए एंड्रॉयड मीन्स एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रायल स्तर पर है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो आपको सब वीडियोस को अच्छे से देखना है और सुनना है।